Hello students, this is KCH Swai and welcome to everybody to our YouTube channel BCC Competitive. Right? In this video we will discuss about the NMMS examination. Total information, okay, total basic information relating to NMMS examination, उसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं. सो फ्रेंड्स, आप लोगों को कुछ नहीं करना है. वाइल वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को देखते वक्त आप लोगों को शांति से बैठना है और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं बताऊँगा आप लोगों को बस ध्यान से सुनने का है. मैं कोशिश करूँगा अति सरल भाषा में आप लोगों को समझाऊँगा ये क्या होता है एनएमएमएस एग्जामिनेशन, क्या होता है इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, क्या होता है इसका एलिजिबिलिटी, एग्जाम कैसे होता है, कौन सा पेपर होता है, कितना मार्क का होता है. हम एक एक करके सब डिस्कशन करने के लिए कोशिश करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड द टॉपिक ऑफ द डिस्कशन ऑफ टुडे विथआउट एनी डिले. ओके फ्रेंड्स, NMMS एग्जामिनेशन. एक एक चीज हम डिस्कशन करेंगे दोस्त. फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है. इसका फुल फॉर्म है दोस्त नेशनल मेरिट कम इसका फुल फॉर्म है दोस्त नेशनल मेरिट कम, नेशनल मीन्स कम, सॉरी मेरिट स्कॉलरशिप, मेरिट स्कॉलरशिप. आप लोगों को मेरा ये सजेशन है, पढ़िए इसको. नेशनल मीन्स कम, नॉट मेरिट्स कम, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप. राइट, ओके. फिर अगर इसका बाद हम क्या पढ़ेंगे सर, ये जो एग्जामिनेशन का लेवल क्या है, एग्जाम लेवल, ये एग्जाम लेवल है दोस्तों, ये नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है. क्या लेवल, नेशनल लेवल एग्जामिनेशन. वेरी गुड सर. उसके बाद ये हम पढ़ेंगे ये कौन सा क्लास के लिए हो रहा है ये दोस्त, ये कौन सा क्लास का है ना सर, ये क्लास 8 का है. क्लास के बाद हम लिखेंगे ये कौन सा क्लास का स्टूडेंट दे सकते हैं सर, क्लास VII, ये मैं लिख दिया, क्लास 8. ओके, 8th क्लास. वेरी गुड. और क्या पढ़ेंगे सर, कंडक्टिंग बॉडी. ये जो एग्ज़ाम है, ये जो नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, ये जो NMMS एग्ज़ाम है दोस्त, ये एग्ज़ाम को कंडक्ट कौन करता है, ये भी एक सवाल बच्चे लोगों का, स्टूडेंट लोगों का मन में आता है. चलो इसके बारे में हम जिक्र करेंगे. कंडक्टिंग बॉडी, अगर हमको कंडक्ट कौन करता है उसके बारे में अगर जानना है तो आप लोगों को लिखना है सर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी. उसके साथ साथ आप लोग को ये भी लिखना है मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. वेरी गुड. यहाँ तो कोई डाउट सर? कोई डाउट नहीं है सर. उसके बाद जो मैं पॉइंट बोलूँगा दोस्तों, ये पॉइंट को आप लोगों को ध्यान में सुनना है. फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में इसलिए सुनना है कि ये एलिजिबिलिटी है, मतलब कौन से स्टूडेंट ये एग्ज़ाम दे सकते हैं और कौन से स्टूडेंट ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते. चलो देखते हैं एलिजिबिलिटी.
एलिजिबिलिटी का कुछ पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट पॉइंट, सेवन्थ पास विथ 55%। आपको मिनिमम 55%, ये मिनिमम होता है दोस्त, ये क्या होता है मिनिमम। उससे ज़्यादा लाते हो तो आप एलिजिबल हो, और 55% से कम है तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। उसके साथ साथ दूसरा एलिजिबिलिटी क्या होता है, दूसरा एलिजिबिलिटी दोस्तों ये भी होता है कि पेरेंट्स एनुअल इनकम 1.5 लाख, ये मैक्सिमम होता है दोस्तों। मतलब जो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम देने के लिए सोच रहे, उनका पेरेंट्स का इनकम है ना दोस्तों 1.5 लाख मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब 1.5 लाख से साल, ये पर एनम है, ये क्या पर एनम 1.5 लाख पर एनम। उनका एनुअल इनकम पेरेंट्स का 1.5 लाख से कम होना चाहिए। अगर 1.5 लाख से ज़्यादा है तो स्टूडेंट्स आप ये एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। इसलिए नहीं दे सकते कि while अप्लाइंग फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म, you have to submit income certificate. That's why those students who are not eligible, whose parents annual income is more than 1.5 lakh. Got it? ओके सर, हमको ये समझ में आ गया। अगर पेरेंट्स का एनुअल इनकम 1.5 लाख है तो फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर सकते हैं, एग्जाम देने का बात तो दूर है। वेरी गुड, वीडियो को अंत तक देखना है। मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा आखिर ये एनएमएमएस एग्जाम पढ़ना क्यों है। अगर कोई स्टूडेंट है, उनका पेरेंट्स का इनकम 1.5 लाख से ज़्यादा है तो वो पढ़ना क्यों जरूरी है, उसके बारे में उसका भी मैं रीज़न दूंगा। इसलिए तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए मेरा सजेशन है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट नोटिस मैं देना जा रहा हूँ उसको भी आप लोगों को ध्यान से सुनना है मेरे दोस्त। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है, यहाँ पे मैं नोट करूँगा, नोट में क्या लिखूँगा आप लोगों को ध्यान से सुनने का है। द स्टूडेंट्स, चलो मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ। जो केबी में पढ़ रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय का स्टूडेंट है, और कहीं कहीं स्टेट में ये भी है जवाहर नवोदय विद्यालय एंड रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट, चाहे केबी का हो, कोई स्टूडेंट केबी में पढ़ रहा है, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा है, या नवोदय विद्यालय में पढ़ रहा है, या कोई स्टूडेंट अगर रेसिडेंशियल स्कूल वगैरह में अगर पढ़ रहे हैं, प्राइवेट के स्कूल में पढ़ रहे हैं, सो उन लोगों भी नहीं दे सकते एग्जाम। दो स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन हु आर स्टडिंग केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और एनी रेसिडेंशियल स्कूल्स। सो ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, ये इस एग्ज़ाम का प्रोविज़न है। और बाकी जो होता है कोई स्टेट का, जैसे कि उड़ीसा का वो भी है, उड़ीसा आदर्श विद्यालय उड़ीसा स्टेट में है, तो उन लोग देख सकते हैं। और जो सीबीएसई में पढ़ रहे, जो एनसीईआरटी में जो भी पढ़ रहे, वो भी दे सकते हैं। बस ये प्रोविज़न आप लोग को याद रखना है, उन लोग नहीं दे सकते। मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई डाउट है आपको। फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, स्टूडेंट्स, आगे जाकर हम और कुछ भी पॉइंट के बारे में बात करेंगे। वो पॉइंट क्या होता है कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है इसका। व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न ऑफ एन एमएमएस एग्जामिनेशन। एग्जाम पैटर्न ध्यान से सुनिएगा। ये एग्जाम पैटर्न क्या होता है मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसका 2 कैटेगरी होता है दोस्तों। ये जो एग्ज़ाम है इसका 2 कैटेगरी में होता है।
एक हम बोलेंगे मेट और एक बोलेंगे सेट। एक मेट और एक सेट। मेट का फुल फॉर्म ये होता है दोस्तों, मेट का फुल फॉर्म होता है मेंटल, आप लोगों को पता है शायद, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। और जो सेट का मीनिंग होता है दोस्तों, ये सेट क्या होता है, ये सेट होता है स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड। स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट। फिर आगे हम इसका एक और पॉइंट बनाएंगे कि यहाँ पे इट एग्जामाइंस द रीजनिंग एबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट। द रीजनिंग एबिलिटी, it examines the reasoning ability of a student, right। और जो स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड होता है ना दोस्तों, ये स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड ये क्या करता है स्टूडेंट, इट एग्जामाइंस द सब्जेक्टिव नॉलेज, of a student, राइट। जैसे मैंने सब्जेक्टिव नॉलेज पूछ लिया तो सब्जेक्टिव वहाँ पे तो मेंशन है 7th और 8th क्लास का ही है, 7th और 8th क्लास का, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा 6th क्लास भी जोड़ लीजिएगा। 6th, 7th एंड 8th क्लास का सब्जेक्टिव नॉलेज वो मांग रहा है। आपने 6th क्लास में अच्छा पढ़ा है कि नहीं, आपने 7th क्लास में कैसे पढ़ा है, आपने 8th क्लास में कैसे पढ़ा है, वो सब का बारे में पेपर होता है। ये होता है एग्जाम पैटर्न दोस्त। और फिर पढ़ेंगे जो मेंटल एबिलिटी होता है ना मेरे दोस्त, ये 90 क्वेश्चन का होता है, 90 MCQ। आपको पता है MCQ का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन में आपको पता है एक क्वेश्चन होता है, उसका 4 ऑप्शन दिया जाता है, आप लोगों को वहाँ पे टिक करने का है कौन सा ऑप्शन सही है, या आप लोग को वहाँ पे क्या गोल करने का है, जो भी मेंशन रहेगा आप लोगों को फॉलो करने का है इंस्ट्रक्शन। वेरी गुड। 90 MCQ के लिए आप लोगों का स्टूडेंट्स 90 मिनट दिया जाएगा। कितना मिनट? 90 मिनट। और जो स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना दोस्तों, ये भी 90 MCQ होता है इसमें भी, और ये भी 90 मिनट इसके लिए भी दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया, यू हैव टू अटेंड 180 क्वेश्चंस फॉर 180 मार्क्स। 180 क्वेश्चन इन 180 मिनट्स। 180 मिनट्स मीन्स 3 आवर में आपको देना पड़ेगा एग्जामिनेशन। यहाँ तो कोई डाउट? नॉन डाउट। सारे के सारा MCQ क्वेश्चन होगा। यहाँ पे और एक बात हम बताने के लिए कोशिश करेंगे कि क्या सर इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्क होता है क्या इसमें नेगेटिव मार्क होता है क्या? नेगेटिव मार्क फॉर रॉन्ग आंसर, क्या सोच रहे हैं आप? इस एग्ज़ाम में अगर आपका कोई गलत हो जाता है आंसर, उसमें क्या मार्क कटता है क्या? उसमें मार्क आपका नहीं कटता है। सो हम ये लिख सकते हैं, देयर इज नो नेगेटिव मार्क, नो नेगेटिव मार्क। जब मैंने ये बता दिया कि देयर इज नो नेगेटिव मार्क, तो आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया है सर हम 180 से 180 क्वेश्चन अटेंड करेंगे। बिल्कुल अटेंड करोगे। अब फिर आगे जाकर कुछ और सवाल का हम जवाब देने के लिए कोशिश करेंगे। टेक योर टाइम प्लीज। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स हम डिस्कशन करेंगे कि सर पासिंग मार्क क्या होता है, हमको कितना मार्क लाना पड़ेगा जो कि हम पास हो सकते हैं, और हमको कितना मार्क लाना पड़ेगा ताकि हमको स्कॉलरशिप मिल सकता है, उसके बारे में हम दोस्त बात करेंगे। तो एक पॉइंट बनाते हैं पासिंग मार्क के लिए।
पासिंग मार्क। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैं दो बात बोलूँगा जो कि एक इम्पोर्टेंट है और एक इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन दोनों बोलूँगा। एक क्या है, फर्स्ट पॉइंट हम लोग को याद रखने का है मन में, 40% इन ईच। अब मैंने जो बताया था मैथ में भी लाने का है, सेट में भी लाने का है। आपको मैथ में भी लाने का है 40% और सेट में भी लाने का है 40%। अगर 90 मार्क का 90 का 40% हम निकालने का कोशिश करेंगे तो आता है नंबर 36। सो फ्रेंड्स, सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू सिक्योर मिनिमम 36 मार्क, मिनिमम 36 मार्क। अब ये मत सोचिएगा कि 36 हम अगर स्कोर कर लेंगे तो हमको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। इफ़ यू आर थिंकिंग सो देन यू आर रॉन्ग। लिसन मी केयरफुली। 40% इन ईच मैथ एंड सेट। लेकिन हर स्टेट का क्या होता है, हर स्टेट का कुछ प्रोविजन है। जैसे कि मैं बोलूँगा, अगर ऑल ओवर इंडिया का बात करूँगा तो ये 1 लाख स्टूडेंट को दिया जाता है। कितना स्टूडेंट को दिया जाता है? ऑल ओवर इंडिया में 1 लाख स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप मिलता है दोस्तों। और हमको पता है ये 28 स्टेट है। कितना स्टेट है? 28 स्टेट है। अगर हम उड़ीसा के बारे में बात करेंगे, स्टेट उड़ीसा, तो स्टेट उड़ीसा के लिए कितने हैं? 3314 स्टूडेंट को सिलेक्शन किया जाएगा। अगर मान लो 5000 स्टूडेंट का 40% से ज़्यादा मार्क लाया, मैथ में भी आ गया, सेट में भी आ गया, लेकिन सबको क्या मिलेगा? क्या स्कॉलरशिप? सर नहीं मिलेगा। वो 5000 से फिर क्या निकलेगा? सर मेरिट लिस्ट निकलेगा। जो मेरिट लिस्ट में आएंगे उनको मिलेगा स्कॉलरशिप। जो मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे लेकिन 40% मार्क से ज़्यादा लाएंगे, उनको बस इतना, वो पास है, बट दे आर नॉट एलिजिबल फॉर गेट स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप के लिए उन लोग एलिजिबल नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वो जो पहला वाला बात छोड़ दीजिएगा। आप लोगों को स्कॉलरशिप लेना है, आप लोगों को अच्छे से तैयार करने का है। हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के साथ आप लोगों को जुड़े रहना है। और हम एक ऐसा मेथोडोलॉजी में या एक ऐसा पैटर्न में और एक ऐसा स्ट्रैटेजिक बनाएंगे। वो स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए आप लोगों को दोस्तों सिलेक्शन लेने का है। सिलेक्शन मतलब आपका नाम आना चाहिए। सो 3314। और जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट होते हैं, जनरल, उनको 180 से मैं बोलूँगा कम से कम 150 लाना पड़ेगा। 180 से 150, नहीं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। और जो ओबीसी का कैंडिडेट होते हैं, ओबीसी, उनको 180 से अगर 110 भी उन लोग को उनका आता है तो उन लोग क्या हो जाएंगे? सिलेक्शन हो जाएंगे, यानी कि स्कॉलरशिप के लिए वो क्वालिफाई हो जाएंगे। और बाकी जो SC ST होते हैं दोस्तों, वो SC ST का कितना बोलेंगे? और 10-20 मार्क कम होगा, 95। इतना आपको स्कॉलरशिप के लिए पढ़ना है। ओके, सो ये कोई प्रोविज़न नहीं है, मैं बस ये मैं बोल रहा हूँ, ये स्टार मार्क लगा देता हूँ। ये मेरे हिसाब से मैं बोल दिया कि आपको इतना लाना पड़ेगा, लेकिन ये जो बोल दिया ये प्रोविज़न, ये रूल है, ये 40% रूल है, राइट। यहाँ तो कोई डाउट है? आपका नेगेटिव मार्क नहीं है, सब हो गया। अब आपको पैसा कितना मिलेगा? आपने अच्छे से पढ़ाई कर लिया, आपका नाम भी आ गया, कितना पैसा मिलेगा? क्या वो ये बात सुनना नहीं चाहोगे? हाँ सर बता दो सर, सुनना ज़रूर चाहूँगे हम लोग। बता दीजिए सर, बिल्कुल बता दूंगा। सुनिएगा, ये जो आपको स्कॉलरशिप मिलता है या अवार्ड जो मिल रहा है, अवार्ड, ये अवार्ड कितना रुपये का मिल रहा है? ध्यान से सुनिएगा। यही बात तो आपको सब सुनने में पसंद आएगा, कितना पैसा मिलेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। मैं भी बहुत अच्छा से समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मिलेगा 12,000 रुपया मिलेगा। 12,000 रुपया एक साल में, पर ईयर, यानी कि आप इसको अगर हम ऐसे बोलेंगे कि 1,000 रुपया पर मंथ आपको मिलेगा। हालांकि बच्चे लोग को 3 महीना में मिलता है, क्वार्टरली मिलता है,
सॉरी 4 महीना में, 4 महीने एक क्वार्टर होता ना, तो क्वार्टर मिल रहा है उनको। तो 1000 पर मंथ मिलेगा। कैसे मिलेगा देखो, मान लीजिएगा आपने पास कर लिया, क्वालिफाई कर लिया एग्ज़ाम, हमारा चैनल का साथ जुड़े होते हुए और पढ़ते हुए आपने इस एग्ज़ाम ने क्या कर लिया, बूम, क्वालिफाई कर लिया। सो आपको 9th क्लास में 1000 रुपया पर मंथ मिलेगा। उसके बाद 10th क्लास में आपको मिलेगा 1000 रुपया पर मंथ, राइट, क्लास 10th में। उसके बाद आपको लाना पड़ेगा 10th में, आपको लाना पड़ेगा 10th में 60%। कितना परसेंटेज आप जरूर लाओगे। जो बच्चा NMMS एग्जाम क्लियर कर सकता है, क्या वो 60% नहीं ला सकता है? सर कैसे बात कर रहे हो सर, जरूर लाएंगे हम। अगर 60% लाओगे तब आपको XI में, यानी कि 11th क्लास में, चाहे आप साइंस लीजिए या कॉमर्स लीजिए या आर्ट्स लीजिए, चाहे कुछ भी लीजिए, लेकिन आपको मिलेगा। कितना मिलेगा सर? 11th क्लास में 1000 रुपया पर मंथ मिलेगा। और 11th क्लास में फिर आपको लाना पड़ेगा 55%, तब आपको +2 में भी मिलेगा, 12th में 1000 रुपया पर मंथ। यानी कि हम ये बोल सकते हैं, अगर आपका ये एग्जाम 1000 रुपीज़ पर मंथ 12th का ही होता है। ये 11th का हुआ दोस्तों, ये 12th का हुआ। और एक बात ये ध्यान में रखना है कि जैसे आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है, आपको स्कॉलरशिप जो मिलता है कितने साल के लिए सर? करीबन 4 साल के लिए, 4 ईयर के लिए मिलता है। यहाँ तो कोई डाउट? सर नहीं डाउट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बड़ा माने छोटा सा कुछ प्रोविज़न है, जो रूल है, जो आपने बहुत अच्छा से सुना है। सो अभी हम चलेंगे कि जो सर जो मैट होता है और जो सेट होता है, उसका सिलेबस क्या क्या है, कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है, उसका ऊपर हाँ एक बात वहाँ पे बताया गया है वेबसाइट में यार, जो नोटिफिकेशन में, कि देयर इज नो स्पेसिफिक सिलेबस फॉर NMMS एग्जामिनेशन। फिर से बोलता हूँ, ध्यान में सुनिएगा, देयर इज नो स्पेसिफिक सिलेबस फॉर NMMS एग्जामिनेशन। बट मैंने 2012 से, यानी कि ये एग्ज़ाम 2008 से हो रहा है दोस्त। कौन से साल से हो रहा है? 2008 महीना से हो रहा है, साल में एक बार होता है, राइट। कौन सा पीरियड में हो रहा है ये भी मैं बता देता हूँ। ये कम से कम नवंबर में हो रहा है, ये नवंबर में हो रहा है। आपका अगस्त या सितंबर में आपका आएगा क्या, ऑनलाइन एप्लीकेशन। 1 महीना टाइम दिया जाएगा, 1 महीना। उसके बाद अक्टूबर में आपका वो एडमिट कार्ड मिलेगा। ये जो नवंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, फिर कुछ महीने का बाद आपका रिजल्ट निकलेगा। जैसे अभी जून 8 को, इस महीना, ये अभी जून महीना चल रहा है ना दोस्तों, जून 8 को हम उड़ीसा का NMMS का रिजल्ट निकला था। उड़ीसा क्या, ऑल ओवर इंडिया का निकला था, राइट। और जून 8 का था, राइट। तो 4-5 महीना लग जाता है, राइट। सो दोस्तों फिर से ये सितंबर महीने में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन मिलेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन। अक्टूबर में आपको मिलेगा एडमिट कार्ड। नवंबर में आप देंगे एग्ज़ाम। अच्छा, फिर आपका 8th क्लास खत्म हो गया, 9th क्लास का पढ़ाई शुरुआत करेंगे। अगर एग्ज़ाम अच्छा हो गया तो 9th क्लास में शुभ खबर मिलेगा, शुभ संकेत। अच्छा है, वेरी गुड। ये हो गया पीरियड ऑफ एग्जामिनेशन। अब जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ दोस्तों, वो है क्या है, कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है, राइट। ये वीडियो, मुझे ये भी पता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग छोटे से बच्चे हैं, है ना, 8th क्लास का स्टूडेंट छोटे होते हैं, तो उनको बहुत प्यार से समझाना चाहिए, उनको बहुत स्लोली समझाना चाहिए। हाँ, लेकिन आप टैलेंटेड होते हो, मैं मानता हूँ, यू आर सो टैलेंटेड, राइट। फिर देखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स।
important topics of MET, का इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखेंगे, राइट। ये टॉपिक शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन आप लोगों को तो सुनना है। जैसे ही बुक परचेज करोगे या जैसे क्लासेस आप लोगे आपको पता चल जाएगा। ये कॉम्पिटिटिव का कुछ टॉपिक होता है रीजनिंग का। यहाँ पे रीजनिंग टेस्ट किया जाता है, मैंने पहले से ही बताया था। रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पहले लेंगे एनालॉजी, दूसरा लेंगे क्लासिफिकेशन, फिर हमारा नेक्स्ट आएगा न्यूमेरिकल सीरीज। इस चैप्टर का नाम हम सीरीज ही देंगे। क्या देंगे? सिर्फ और सिर्फ सीरीज। हम सीरीज पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। आप लोगों को ये भी पूछा जा सकता है हिडन फिगर, राइट। आप लोगों को ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्शन सेंस। नेक्स्ट ब्लड रिलेशनशिप, यानी कि आपका माताजी का ब्रदर का बेटा, आपको क्या लगेगा? यानी कि मामा का लड़का आपका क्या लगेगा? भाई तो होता है, वही सब पूछा जाएगा, राइट। टाइम एंड कैलेंडर। फिर इसका नेक्स्ट टॉपिक होता है वर्ड नंबर एंड अल्फ़ाबेट टेस्ट। नेक्स्ट वेन डायग्राम। क्या? वेन डायग्राम। फिर होता है 11 नंबर पे हम लिखेंगे सिंबल सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्यूब्स एंड डाइस। फिर मैट्रिसेस भी आ सकता है आपका, मैट्रिसेस। लॉजिकल डायग्राम भी पूछा जा सकता है, लॉजिकल डायग्राम्स। एंड बस पूरा टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, नॉन वर्बल रीजनिंग भी आपका आ सकता है, नॉन वर्बल रीजनिंग। ये नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या होता है? कुछ फिगर वाला होता है, पेपर कटिंग वाला होता है, वाटर इमेज होता है, राइट, और मिरर इमेज होता है। ये सब टॉपिक होता है। बस मैंने एक नॉन वर्बल रीजनिंग का नाम पे बस एक टॉपिक लिखकर यहाँ पे मैं ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। यही रीजनिंग टॉपिक होता है दोस्तों, कुछ ये होता है। ये सब पढ़ोगे तो आपका 90 मार्क हो जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा 90 मार्क। अभी मैं जो सेट का बारे में बता रहा हूँ, SAT, यही काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जितना आप सेट का तैयारी करोगे उतना आपका सिलेक्शन का परसेंटेज ज़्यादा है। ये मैट सबका अच्छा होगा। ये मैट 90 में से 90 जो थोड़ा सा अच्छा पढ़ रहा है उनका आ सकता है, लेकिन सारा खेल मेरे स्टूडेंट, सारा खेल सेट पर है। आपका अगर सब्जेक्टिव में अगर आपने ढीला कर लिया, सब्जेक्टिव का ऊपर अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, तो यहाँ पे सिलेक्शन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आइए फिर हम कोशिश करेंगे उस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या क्या है, क्या इनमें से इंग्लिश भी आएगा, क्या हिंदी में हमको पढ़ना पड़ेगा क्या, उसके बारे में भी हम बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा आपका इंग्लिश आएगा या इंग्लिश नहीं आएगा, राइट। वेरी गुड। अभी हम लिखेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सेट। ये हो गया था इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ मेट। फिर हम लिखेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ सेट।
टॉपिक्स ऑफ सेट। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में मैं ये कोशिश करने के लिए सोच रहा हूँ कि मैथ आपका पूछा जाएगा, आपका साइंस पूछा जाएगा और आपका सोशल साइंस पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? सोशल साइंस पूछा जाएगा। जैसे हमने सोशल साइंस बताया यहाँ पे, तो क्या आ सकता है सर? पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ सकता है, सिविक का क्वेश्चन आ सकता है, राइट। एंड दोस्तों इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। जैसे हमने साइंस बताया, सो एलिमेंट वाला फिजिक्स कुछ आ सकता है, कुछ थोड़ा बहुत केमिस्ट्री भी आ सकता है, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड हुए या कुछ टॉपिक होता है केमिस्ट्री से। आपने स्टैंडर्ड 6, 7 और 8 में जो जो सब्जेक्ट आपने पढ़ाए उनमें से ही आएगा, ये बताया गया है। स्टैंडर्ड 6 वहाँ पे 7th 8th ही बताया गया है, लेकिन मैं 6th का भी जोड़ देता हूँ, 6th 7th एंड 8th का आएगा। ये मैथ का भी स्टैंडर्ड 6, 7th 8th का आएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैथ का टॉपिक बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको ये नोट करने का है मैथ में क्या क्या पूछा जाएगा। पहला टॉपिक हम लिखेंगे स्क्वायर, स्क्वायर रूट आपका है एक टॉपिक, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सेकंड इज योर क्यूब एंड क्यूब रूट। नंबर 3 में है इंडिसेस एंड शॉर्ट्स। नंबर 4 सिंप्लीफिकेशन। एंड नेक्स्ट नंबर है अलजेब्रिक ऑपरेशन। फिर आपको क्या पढ़ना होगा? आपको फैक्टराइजेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक, इसे लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट पॉलिनोमियल्स। नंबर 8 लिनियर इक्वेशन। linear equation in one variables, next percentage। number 10 profit and loss। number 11 सुन रहे हो ना आप लोग? हाँ सर, हम लोग सुन रहे हैं। डिस्काउंट। नंबर 12 इंटरेस्ट। और आपको पता है इंटरेस्ट का 2 होता है सर, एक एसआई होता है और एक सीआई होता है। एसआई का फुल फॉर्म सिंपल इंटरेस्ट है और सीआई का फुल फॉर्म सर कंपाउंड इंटरेस्ट का भी सवाल पूछा जा सकता है। वेरी गुड। नेक्स्ट जियोमेट्री है, इसका भी कुछ टॉपिक है बस मैंने, लेकिन ज्योमेट्री लिख कर यहाँ पे बात खत्म करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद आपका मेंसुरेशन आएगा। मेंसुरेशन का भी कुछ टॉपिक है आपका। ट्रायंगल का आ सकता है, रेक्टेंगुलर का आ सकता है, स्क्वायर का आ सकता है, सर्कल का आ सकता है, सिलेंडर का आ सकता है, कोन का आ सकता है, स्फेयर का आ सकता है, राइट। लेकिन मैंने यहाँ पे मेंसुरेशन लिख के छोड़ देता हूँ। अगर हम इसका भी लिस्ट आउट करेंगे कम से कम ये 20 से 22 टॉपिक हो सकता है जो कि आपको पढ़ना है। अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट नहीं बारेंगे, ये 3 90 मार्क्स का होता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा भी नहीं बताया गया कि ये सब 30 का आएगा, कुछ भी आ सकता है, राइट। ये तीनों मिलकर 90 मार्क्स, यही टॉपिक बस एक 90 मार्क्स। ओके, सो अगर आप जनरल स्टूडेंट, जनरल कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो ना मेरे दोस्त, एक एक लाइन पढ़ना है। You are now studying in standard 8th, so I hope you put your level best in 8th class study. If your level was strong in 7th class, then it's okay, you have to revise. If your level was very poor, then you have to
रिवाइज एट ऑल, ये सुनो, रिवाइज एट ऑल। ओके, यहाँ तक था मेरे दोस्त, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा बताया गया सारे बात समझ में आया है। ओके, टेक योर टाइम प्लीज़।